हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका हमारे theoretical क्लासेज में। और हम टॉपिक कर रहे थे राजस्थान की राज्य व्यवस्था। राजस्थान की राज्य व्यवस्था के अंदर हमने पढ़ा था कि राज्य सरकार को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। 3 भागों में कौन कौन से में डिवाइड किया है? कार्यपालिका में डिवाइड किया है हमने विधायिका में डिवाइड किया है और हमने न्यायपालिका में डिवाइड किया। यानी कि हमने एक राज्य सरकार को 3 प्रारूप में देखा है कि एक राज्य सरकार किन 3 प्रारूप में काम करती है। पहली आपकी काम करती है वो कार्यपालिका के प्रारूप के रूप में, दूसरी वो करती है विधायिका के प्रारूप के काम में और तीसरा वो काम करती है न्यायपालिका के रूप में। कहने का मतलब अगर कोई राज्य सरकार चलती है तो वो इन्हीं 3 बेसिस पे चलेगी। समझ रहे हो मेरी बात को? इन्हीं 3 बेसिस पे अगर वो चलती है तब वो राज्य सरकार एक स्थायी गवर्नमेंट की क्या कर सकती है, वो एक कामना कर सकती है। तो हम देखेंगे उसके बाद में हमने देखा था कि राज्यपाल है वो क्या होता है, कार्यपालिका का भी भाग होता है और विधायिका का भी भाग होता है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि विधायिका का काम होता है कानून बनाना, यानी कानून बनाने से लेके उस कानून को लागू करने तक का योगदान किसका होता है? आपके राज्यपाल का होता है। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उस कानून के अंदर रहते हुए क्या करती है, आपका काम करती है। फिर हमने देखा था कि अनुच्छेद 153 से लेके किस प्रकार राज्यपाल को हमने उसकी शपथ दिलाई थी, कैसे हमने उसके पद का क्या किया था कि जैसे 153 के अंदर उसके पद का वर्णन है, ठीक है। फिर हमने 154 के अंदर उसकी नियुक्ति देखी थी। फिर 155 के अंदर हम ये बोल सकते हैं कि राज्यपाल का हमने बेसिक पॉइंट क्लियर कर लिया था। और आपने अगर वो क्लास ली होगी तो आपने देखा होगा कि उस क्लास के बाद में 1 घंटे की क्लास के मात्र के कल वाले पेपर के अंदर भी 2 क्वेश्चन आए थे सेकंड ग्रेड वाले में, और आज वाले पेपर के अंदर भी उसमें से क्वेश्चन आए हैं। तो आप 4th ग्रेड वालों के लिए और राजस्थान पुलिस वालों के लिए ये जो क्लासें हैं राज्य व्यवस्था की, ये रामबाण होने वाली है। वीडियो का भी मैं गारंटी लेता हूँ कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा राज्य व्यवस्था, ठीक है। हमें पढ़ना वही है जो आपकी आरपीएससी का ट्रेंड है और आपकी आरएसएसबी का ट्रेंड है। कहने का मतलब हमें फालतू का मैटर नहीं पढ़ना है, हमें पॉइंट टू पॉइंट चलना है, ठीक है। तो हमारी आज राज्य व्यवस्था की दूसरी क्लास है और उसके अंदर हम राज्यपाल को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में हो सके तो मुख्यमंत्री भी आपका स्टार्ट कर देंगे। तो हमने बेटा देखा था कि कल लास्ट पॉइंट हमने छोड़ा था, हमने कल लास्ट पॉइंट ये छोड़ा था कि राज्यपाल किन किन की नियुक्ति करता है ना। राज्यपाल किन किन को नियुक्त करता है, तो हमने देखा था कि जैसे निर्वाचन आयोग के 2 अध्यक्ष होते हैं उसका क्या करता है, सूचना आयोग के अध्यक्ष का करता है, लोकायुक्त उप लोकायुक्त का करता है ना। इस प्रकार हमने देखा था कि आरपीएससी के चेयरमैन है, आरपीएससी के जो सदस्य हैं उनका क्या करता है, वो नियुक्ति करता है उनकी। तो ये राज्यपाल की हमने देख लिया था कि राज्यपाल किन किन की नियुक्ति कर सकता है। फिर हमने देखा था कि वो इंपॉर्टेंट है, वहां से भी क्वेश्चन आता है और आया भी है। और आज वाला जो टॉपिक है कि राज्यपाल खुद किन किन का अध्यक्ष होता है। राज्यपाल जो होता है आपका किसी स्टेट का, ठीक है, वो स्वयं निम्न विभागों का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब हम वो डिपार्टमेंट्स पढ़ेंगे, वो विभाग पढ़ेंगे जिनके अंदर राज्यपाल खुद क्या होता है, उसका चेयरमैन होता है या सचिव होता है या फिर अध्यक्ष होता है ना। तो वो डिपार्टमेंट में कौन कौन से हैं, आप इसको इंपोर्टेंट लगा लेने, फायदा हो जाएगा आपकी बहुत बड़े बड़ा, है ना। 7 करोड़ वाली आपकी जो अमिताभ बच्चन वाली रील है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, सच हो जाएगी, गारंटी है इस बात की, ठीक है। अभी हाल ही में एक पेपर हुआ था बीएसटीसी का, पीटीटी का, उसके बाद में पटवार का, उसके बाद में जेल प्रेरी का। उन सारे पेपरों के अंदर अगर राज्य व्यवस्था के अंदर एक ट्रेंड देखा गया था कि राज्यपाल कहीं ना कहीं घुमा के वो ये पूछना चाह रहा है कि मुख्यमंत्री किसका अध्यक्ष होता है या मुख्यमंत्री किसकी नियुक्ति करता है, राज्यपाल किसका अध्यक्ष होता है या राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है। ये ट्रेंड हमें देखने को मिला है। तो हम उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए पहले हम पढ़ेंगे कि जो राज्यपाल होता है वो आपका जिला सैनिक कल्याण का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। जिला सैनिक कल्याण बोर्ड का क्या होता है, अध्यक्ष होता है, ठीक है। जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के अंदर आप अगर बोलना चाहें तो सारे डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे और सारे डिस्ट्रिक्ट को मिला के हम ये भी तो बोल सकते हैं कि राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड का भी क्या होता है, अध्यक्ष होता है। अरे बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। अब मैं आपसे एक आरएट का क्वेश्चन पूछता हूं,
आर्ट एंड कल्चर है नहीं, आर्ट वैसे आर्ट नहीं, हाँ आर्ट एंड कल्चर का एक क्वेश्चन पूछता हूं कि राजस्थान का सांस्कृतिक पश्चिमी क्षेत्र का केंद्र कहाँ है, या ऐसे बोल दो कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे है। ये क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट में बताएंगे, उसके बाद में मैं दूसरा पॉइंट लिखता हूं यहाँ पे कहाँ पे स्थित है वो बताना। तो आप लिखेंगे कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, ये केंद्र पूछेंगे आपको। ये बेटा आपका है उदयपुर में, और इसका अध्यक्ष भी कौन होता है आपका, राज्यपाल होता है। फिर हम देखते हैं कि भाई हमने संस्कृति पश्चिम क्षेत्र की बात कर ली, अब हम बात करेंगे किसकी, अरावली की। अरावली क्षेत्र का भी क्या होता है, अरावली जो बोर्ड है, अरावली विकास बोर्ड, अरावली के अंदर क्या क्या खनन करवाने हैं, अरावली का कैसे विकास करवाना है, उसके लिए एक बोर्ड बनाया गया है। तो अरावली विकास बोर्ड का भी क्या होता है, ये अध्यक्ष होता है। समझ रहे हो मेरी बात, अरे समझ गए, ठीक है ठीक। अब बात आती है, जैसे हमने सैनिक कल्याण पढ़ लिया, सैनिक कल्याण के साथ साथ हर जिले के अंदर एक भूतपूर्व सैनिक कल्याण क्या होता है, बोर्ड होता है। तो आप भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड का भी क्या होता है, ये अध्यक्ष होता है। भूतपूर्व सैन्य कल्याण बोर्ड, उसका भी क्या होता है बेटा, ये अध्यक्ष होता है। तो आप पहले तो ये 4 पॉइंट पढ़ेंगे, इस 4 पॉइंट के अंदर आप देखेंगे कि किन किन का वो अध्यक्ष होता है। ठीक है, किन किन का वो अध्यक्ष होता है। तो आप देखेंगे सबसे पहले राज्य सेना की बात आई तो देखो, अगर मैं बात करूं तीनों सेनाओं का विंग, तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है राष्ट्रपति, वो होता है केंद्र सरकार में। अब राज्य सरकार में भी तो सेना है, तो वो राज्य सरकार वाली सेना का कौन हो जाएगा, राज्यपाल। ऐसे भी याद रख लो। पश्चिमी क्षेत्र, आप मरुस्थल वाले क्षेत्र की बात कर रहे हो, तो उसका केंद्र तो वैसे उदयपुर में है, बट पश्चिमी क्षेत्र का जो सांस्कृतिक केंद्र है उसका अध्यक्ष भी कौन होता है, राज्यपाल होता है। अब भाई पश्चिमी क्षेत्र की बात कर ली तो हम अरावली की भी बात करेंगे, तो अरावली विकास बोर्ड अध्यक्ष वो भी क्या होता है, राज्यपाल ही होता है। अब एक होती है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, जो हर राज्य के अंदर होती है। तो इंडियन रेड क्रॉस जो सोसाइटी होती है उनका भी अध्यक्ष कौन होता है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष कौन होता है, राज्यपाल ही होता है। समझ रहे हो मेरी बात को, अरे समझ रहे हो। तो आप ये चीजें इतनी याद रखिए। एक पॉइंट और अगर आप याद रख सको तो स्काउट एंड गाइड का जो बोर्ड है आपका, राज्य स्काउट एंड गाइड बोर्ड है या राजस्थान स्काउट एंड गाइड बोर्ड है, उसका भी अध्यक्ष कौन है, राज्यपाल के। और आज के राज्यपाल कौन है, हमने कल भी देखा था, हरिभाऊ बांगड़े हैं। तो राजस्थान स्काउट एंड गाइड बोर्ड का अध्यक्ष भी कौन है, इसका भी अध्यक्ष कौन है, राज्यपाल ही होता है। तो बेटा आपके 4 ऑप्शन दे देंगे पर्सन वाला, और यह 4 कथन दे देगा कि राज्यपाल के में संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो आपको कोई 3 ऑप्शन दे देगा, चौथा अलग दे देगा, तो उसमें आपको असत्य चुनना होता है। ऐसे प्रश्न पूछ लेगा, या फिर सीधा प्रश्न पूछ लेगा कि निम्न में से राज्य स्काउट एंड गाइड बोर्ड का अध्यक्ष होता है। तो मुख्यमंत्री दे देगा, राज्यपाल दे देगा, उप मुख्यमंत्री दे देगा, राष्ट्रपति दे देगा। तो वो वहां पे आपको क्या करना है, प्रश्न थोड़ा सा ध्यान में रखना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पीछे के आए हुए प्रश्नों के ट्रेंड के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि ये प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जल्दी से नोट करेंगे, फिर अपने उन्हीं आर्टिकल्स के ऊपर आते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, और इंपॉर्टेंट आर्टिकल ही मैं करवाऊंगा। ठीक, जल्दी इसको लिखेंगे। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई राजस्थान के अंदर जो विधान परिषद है वो अनुपस्थित है, यानी वो राजस्थान के अंदर विधान परिषद नहीं है, विधान मंडल या विधानसभा ही है। और जो कार्यपालिका होती है उसके 2 क्या होते हैं, अंग होते हैं। ठीक, तो उनमें आप देख लेना कि राजस्थान के अंदर विधान परिषद क्या होती है, अनुपस्थित होती है। अब उस विधान परिषद के अंदर, विधान परिषद नहीं, विधान मंडल के अंदर, ठीक, राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 भाग
राज्यपाल मनोनीत कर सकता है, यह आपका आर्टिकल 171 बोलता है। आर्टिकल 171 बोलता है किसी भी राज्य की विधान परिषद का कुल सदस्यों का 1/6 भाग राज्यपाल मनोनीत कर सकता है। अब वो मनोनीत किस बेसिस पे करेगा? वो मनोनीत आपका उस बेसिस पे करेगा, साहित्य के बेसिस पे कर देगा कि साहित्य में कौन है, कला के क्षेत्र में कौन है, विज्ञान के क्षेत्र में कौन है, ठीक, आपके सहकारी क्षेत्र में कौन है, आपके समाज सेवा के क्षेत्र में कौन है। तो इन 5 क्षेत्रों के अंदर वो कोई भी व्यक्ति जो उत्कृष्ट काम कर रहा है, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में कर रहा हो, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में कर रहा हो, चाहे वो कला के क्षेत्र में कर रहा हो, चाहे वो सहकारी सेवा के क्षेत्र में कर रहा हो, तो इन 5 जो समाज सेवा के क्षेत्र में कर रहा हो, तो उन 5 क्षेत्रों के अंदर अगर कोई काम उत्कृष्टता से कर रहा है तो उन व्यक्ति को वो विधान परिषद के लिए राज्यपाल मनोनीत कर सकता है। अब कितना कर सकता है? जैसे अपने 200 सीटें हैं, तो 200 सीटों का 1/6 अपने विधानसभा में 200 व्यक्ति मनोनीत होते हैं, तो उन 200 में से 1/6 क्या कर सकता है राज्यपाल? इन क्षेत्रों में अपने स्तर पे क्या कर सकता है? विधानमंडल में उनको क्या कर सकता है? जगह दे सकता है। इसका मतलब ये होता है, ये आपका आर्टिकल 171 कहता है। तो आप हेडिंग लगाएंगे अगली, आर्टिकल 171 इंपोर्टेंट है भाई साहब। अब मैं जितने भी आर्टिकल लिखाऊंगा, देखो फालतू के आर्टिकल नहीं पढ़ने, अपने को कौन सा वकील बनना है, हमें उतना ही पढ़ना है जितना अपनी बोर्ड की एग्जाम में आ जाए, चाहे वो आरपीएससी बोर्ड ले, चाहे वो आरएसएसबी बोर्ड ले, ठीक, अपने बोर्ड में आए वही चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो आर्टिकल आपका 171 क्या कहता है? आर्टिकल बेटा 171 कहता है, इंपोर्टेंट लगा लेना इसको, वैसे सारे इंपोर्टेंट ही करवाऊंगा मैं, कि राज्यपाल किसी भी राज्य की विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 भाग कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और आपके जो ये है सहकारी सेवा के क्षेत्र में, इन 5 क्षेत्रों के अंदर कोई भी अगर उत्कृष्ट काम करता है तो वो 1/6 भाग सदस्यों का क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। तो आप हेडिंग लगाएंगे आर्टिकल 171, और इंपोर्टेंट इसलिए है तो राज्य की विधान परिषद कुल सदस्यों का 1/6 भाग सदस्य मनोनीत कर सकता है। अब वो क्षेत्र कौन कौन से बेटा? वो क्षेत्र यहां पे लिख देंगे आप। वो क्षेत्र है आपके कला का क्षेत्र, वो क्षेत्र आपका साहित्य का क्षेत्र, वो क्षेत्र आपका विज्ञान का क्षेत्र, वो क्षेत्र आपका समाज सेवा का क्षेत्र, और वो क्षेत्र आपका सहकारी सेवा का क्षेत्र। इन क्षेत्रों के अंदर राज्यपाल है वो 1/6 भाग के अनुपात में वो सदस्य मनोनीत कर सकता है किसी भी राज्य की विधान परिषद में। और राजस्थान में विधान परिषद नहीं है तो आप डायरेक्टली बोल देंगे कि विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/6 भाग राज्यपाल अपने स्तर पे सविवेक से मनोनीत कर सकता है। दैट्स ऑल। आर्टिकल 171 यही बात कहता है। जल्दी से इसको पढ़ेंगे, और याद नहीं हो तो भी करना है, ठीक है। आगे देखें, अब देखो विधानमंडल के हमने अंदर बात की, तो विधानमंडल की हमने बात की तो किसी राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद भी होता है और विधानसभा भी होती है, ठीक है। विधानमंडल के अंदर विधान परिषद भी होती है और विधान सभा भी हो सकती है। तो उसके अंदर क्या होता है कि राज्यपाल 6 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, 6 महीने के अंदर, यानी हर साल 2 बैठक, हर साल 2 बैठक एक या दोनों सदनों की बुला सकता है। ये राज्यपाल के पास क्या होता है? पावर होता है। तो ये आर्टिकल 174 बोलता है आपका। अनुच्छेद 174 क्या बोलता है कि राज्यपाल है वो
राज्यपाल वो विधानसभा या विधान परिषद, दोनों की बैठक बुला सकता है, जब चाहे बुला सकता है। अब इसमें नोट लगा के बेटा आप लिख देंगे कि एक वर्ष में, वैसे तो 3 होती हैं, हर 4 महीने से मीटिंग होती है। जैसे आपने सुना होगा कि विधानसभा के अंदर मानसूनी सत्र चल रहा है, ग्रीष्मकालीन सत्र चल रहा है, शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो 3 सत्र चलते हैं, मानसूनी सत्र 4 महीने, 4 महीने शीतकालीन सत्र चलता है और 4 महीने, तो वैसे तो 3 है, बट उन 3 में से एक वर्ष में 2 बैठक क्या है, अनिवार्य है कि 2 तो होनी चाहिए, 2 बैठक क्या है बेटा, अनिवार्य है। तो आर्टिकल 171 तो क्या कहता है आपका, आर्टिकल 171 बोलता है कि राज्य की विधान परिषद के जितने भी सदस्य हैं की संख्या है वहां पे राज्यों के अंदर, उन टोटल सदस्यों की संख्या का 1/6 भाग के सदस्य राज्यपाल कला के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, समाज सेवा के क्षेत्र से, सहकारी सेवा के क्षेत्र से मनोनीत कर सकता है विधान परिषद के लिए। ठीक है, हाँ। अनुच्छेद 174 क्या कहता है, अनुच्छेद 174 कहता है कि राज्यपाल है वो दोनों सदनों, विधानसभा और विधान परिषद, दोनों सदनों की बैठकें बुला सकता है और एक सत्र के अंदर यानी एक वर्ष के अंदर 2 बैठकें अनिवार्य हैं। समझ गए मेरी बात को, कम से कम 2 बैठक तो होनी ही चाहिए। वैसे 3 होती हैं, 3 सत्र चलते हैं विधानसभा के अंदर, अपने विधानसभा की बात कर रहे हैं तो विधानसभा के अंदर 3 सत्र चलते हैं, विधानसभा का मानसूनी सत्र, विधानसभा का ग्रीष्मकालीन सत्र और विधानसभा का शीतकालीन सत्र। ठीक है, तो आप ये दोनों आर्टिकल थोड़ा सा देख लेंगे, दोनों इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये ज्यादा इंपोर्टेंट है, मैंने नोट लगवा के इसीलिए लिखवाया कि एक वर्ष में मिनिमम कितनी बैठक होनी चाहिए, 2 बैठक तो होनी चाहिए, 2 सत्र तो आपके लगने ही चाहिए। ठीक है, ये राज्यपाल की जिम्मेदारी है। ठीक है, हाँ फटाफट देखिए, ये आपका आर्टिकल 174 कहता है फटाफट देखेंगे भाई इसको। चलो आप देखो, इन्हीं आर्टिकल 174 का एक भाग है भाई, जो आदमी बैठक बुला सकता है, भाई जो आदमी बैठक बुला सकता है वो भंग भी तो कर सकता है या उसको पोस्टपोन्ड भी तो कर सकता है, तो उसको क्या कर सकता है, वो सत्रावसान भी कर सकता है और उसको भंग भी कर सकता है। तो राज्यपाल के पास ये अधिकार होता है। आर्टिकल 174 का ही भाग है ये, आर्टिकल 174 का दूसरा भाग है। आर्टिकल 174 का तीसरा भाग क्या कहता है, इसी में लिख लेंगे आप, क्या भाग लगाओगे आप, 174 के अंदर क्या कहता है कि इन सत्र को भंग भी कर सकता है। भाई मैं ही मांडे और मैं ही बुझाऊं, जो को आदमी मान सका वो बुझान भी तो सके। ठीक है, तो राज्यपाल अगर किसी मीटिंग को बुला सकता है ना, तो उस मीटिंग को क्या कर सकता है, भंग भी कर सकता है, उसको डिसमिस भी कर सकता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को, उसको निलंबित भी कर सकता है। तो ये भी आप आर्टिकल 174 के अंदर एक ऐड कर लेंगे कि राज्यपाल दोनों सदनों की मीटिंग बुला सकता है और दोनों सदनों की मीटिंग को कैंसिल भी कर सकता है। इज दैट क्लियर? चलो आगे हम फिर देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 175। अब 175, अगर ये आदमी इन बैठक को बुलाएगा, मान लो मैं मेरे घर में आपको इनविटेशन देता हूं किसी प्रोग्राम का कि भाई आपको आना है, और अगर मैं आपको इनविटेशन देता हूं तो मैं सबसे पहले आपसे मिलूंगा। अगर मैंने आपको मेरे घर पे बुलाया और आप आए उस प्रोग्राम के अंदर, तो सबसे पहले मैं आपको भाई हाथ मिलाऊंगा आपसे, है ना, अभिवादन करूंगा आपका। तो वही बात यहाँ पे कि राज्यपाल अगर बुला रहा है मीटिंग, तो उनको भाषण भी कौन देगा,
तो आप ये बात आर्टिकल 175 के अंदर याद रखेंगे कि राज्यपाल दोनों सदनों की बैठकों का अभिभाषण कौन करता है? राज्यपाल करता है। आपने देखा होगा विधानसभा का जब भी कोई सत्र चल रहा होता है तो उसमें अपने हरिभाऊ बांगड़े बैठे होते हैं। अभी मानसून सत्र चल रहा है, मानसून सत्र गया तो उसमें देखा होगा अपने हरिभाऊ बांगड़े पदासीन होते हैं वहां पे, और वो उनको क्या करते हैं, मीटिंगों को क्या करते हैं, बुलाते हैं, उनको क्या करते हैं, अभिभाषित करते हैं कि मैं इस राज्य सरकार का, लोकतांत्रिक राज्य सरकार का राज्यपाल पद पर आसीन श्री हरिभाऊ बांगड़े दोनों सदनों का मानसूनी आपकी सत्रावसान है उसमें क्या करता हूं, अभिवादन करता हूं, है ना। तो वो क्या करता है, मीटिंग लेता है। तो उस मीटिंग के अंदर वो भाषण भी कौन देगा? सबसे पहले भाषण किसका अधिकार होता है? अभिभाषण का अधिकार भी किसका होता है? राज्यपाल का होता है। आर्टिकल 175 की ये बात है, ठीक है। तो पहले इसको लिखेंगे, फिर आर्टिकल 175 हम पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट इतना नहीं है बेटा, 171 और 74 थोड़ा सा आप देख लेना। 175 आपको इसलिए याद रखना है भाई, जो आदमी मीटिंग बुला सकता है 174 में, वो 175 में भाषण भी तो वही देगा, अरे है कि नहीं। तो आप ये बात करो, क्या बात करो, 175 के अंदर आर्टिकल 175 क्या कहता है? आर्टिकल 175 कहता है कि राज्यपाल का अधिकार बैठक में अभिभाषण का होता है, ठीक है। आर्टिकल 175 कहता है कि राज्यपाल किसी भी बैठक को अभिभाषित कर सकता है, ये उसका क्या है, अधिकार है, ठीक है। हाँ, और ये भाई बुलाएगा तो ऐसे तो नहीं बुलाएगा, वो लेटर भेजेगा, तो संदेश भेजने का काम भी किसका होता है, वो एक ही बात। सत्र बुलाने का मतलब है कि ऐसे फोन कर करके तो बुलाएगा नहीं किसी को, सबको ईमेल डालेगा कि भैया ये सत्र चालू कर रहे हैं, तो आप सभी नेताओं को, जो विधानसभा के या विधानमंडल के जो सदस्य हैं, उन सबको इस मानसूनी सत्र के अंदर आना है। वो उनके पास या तो बाई पोस्ट उनके पास क्या जाती है, इनविटेशन जाता है, या फिर बाई ईमेल उसके पास क्या जाता है, इनविटेशन जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं। तो राज्यपाल का अधिकार होता है कि वो जब वो बैठक आ जाए विधानसभा के अंदर, तो उन बैठकों को क्या करे, वो विभाषित करे, और वो बुलाने के लिए उनके पास संदेश भेजने का अधिकार भी किसका होता है, राज्यपाल का होता है। बताओ कोई डाउट है इतने में? अरे है किसी को डाउट? नहीं है? चलो अब पढ़ते हैं आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 अभी आपने सुना होगा कि अगर किसी राज्यपाल के पास कोई बिल पास होने जाता है, जैसे राजस्थान के अंदर कोई बिल पास करवाना है आपको, बिल का मतलब ये नहीं कि कोई बजट पास करवाना है, बिल का मतलब है कोई नियम पास करवाना है। यानी राजस्थान के अंदर मैंने एग्जांपल दिया था आपको, जैसे कि मान लो कि किसी एग्जाम जो आपकी लीक करवा रहे हैं, परीक्षा जो लीक करवा रहे हैं, पेपर रद्द का जो मामला है, तो उसके लिए हमें जो पेपर लीक करवाते हैं उनके खिलाफ हमें क्या बनाना है, सख्त से सख्त कानून बनाना है। अब ये कानून तो बन गया, अब ये कानून किसने बनाया? ये विधानसभा ने बनाया, ये निचले स्तर ने बनाया। अब ये किसके पास जाएगा? राज्यपाल के पास। अब राज्यपाल के पास जब जाता है, ठीक है, राज्यपाल के पास जब ये जाता है कोई भी कानून बनने के लिए, जब मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, आर्टिकल 200 ही बताया था मैंने, कि जब कोई कानून निचले सदन से पास होके राज्यपाल के पास जाता है, ठीक है, जब वो किसके पास जाता है? राज्यपाल के पास जाता है, तो वो राज्यपाल के पास 3 विकल्प होते हैं। कितने विकल्प होते हैं? 3 विकल्प होते हैं। 3 विकल्प क्या होते हैं? सबसे पहला विकल्प ये होता है, क्या तो उस पर साइन कर दे। मान लो मैंने कोई कानून बनाया, या फिर मान लो हम विधानसभा के सदस्य हैं और हमने राज्यपाल को कोई कानून भेजना है बनाने के लिए, तो मैं एक पेज पे लिख के दूंगा कि साहब ऐसे ऐसे नियम बनाने हैं और ये आप इस पे साइन कर दो। तो मैं मान लो अगर राज्यपाल हूं तो मेरे पास 3 ऑप्शन होंगे उस टाइम। पहला ऑप्शन ये होगा कि मैं उस पर डायरेक्ट साइन कर दूं, तब तो कानून बन जाएगा। दूसरा, मैं उसके लिए मना कर सकता हूं, तो उसको बोलते हैं विटो पावर, कि मैं
मना करता हूं, तो दूसरा राज्यपाल उस पर विटो लगा सकता है। तीसरा ये कि भाई मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या बिल पास करवा रहे हो आप, ये मैं राष्ट्रपति जी को भेज दूंगा। तो तीसरा ऑप्शन ये है कि मैं उस जो आपका विधेयक आया है, जो बिल आया है, उस बिल को मैं राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता हूं। समझ में आई तीनों बातें? मेरे पास 3 ऑप्शन होंगे अगर मैं राज्यपाल हूं, तो मेरे पास 3 ऑप्शन होंगे कि किसी बिल को पास करने के लिए। पहला, या तो मैं डायरेक्ट उस पर साइन कर दूं। दूसरा, मैं उस पर विटो लगा दूं कि भाई मैं नहीं करूंगा साइन। तीसरा, मैं उसको राष्ट्रपति के लिए क्या रख सकता हूं, आरक्षित रख सकता हूं। समझ गए मेरे पास? तो आर्टिकल 200 यही बात बोलता है। आर्टिकल 200 इंपोर्टेंट है भाई। अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है, सॉरी राज्यपाल के पास आता है, तो उसके पास 3 विकल्प है। कौन कौन से 3 विकल्प हैं? पहला विकल्प, वो हस्ताक्षर कर सकता है। अगर वो हस्ताक्षर करता है तो कानून बन जाएगा भाई। हस्ताक्षर करते ही तो कानून बन ही जाएगा, बिल पास हो जाएगा, विधेयक आपका पास हो जाएगा, विधेयक को अनुमति मिल जाएगी। ठीक है। या फिर राज्यपाल उसको रोक सकता है कि वो मना कर सकता है कि मैं साइन, इसको बोलते हैं विटो पावर। ठीक है। या फिर वो क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है कि मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या पास करवाना चाह रहे हो, हम तो राष्ट्रपति जी से अनुमति लेंगे, उसके बाद में बिल पास करेंगे। तो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। समझ गए मेरी बात को? अरे समझे क्या? चलो फटाफट देखेंगे इसको। अब बात जब वीटो पावर की आती है, तो आपने छोटी क्लासों में भी खूब भसड़ मचाई होगी वीटो पावर के लिए कि साहब ये वीटो पावर हमें आज तक समझ में नहीं है कि ये वीटो पावर होता क्या है। ये तो हमने पढ़ लिया था कि इसका हिंदी में मतलब होता है मैं मना करता हूँ। अब मना किस चीज के लिए कर रहा है वो समझ में नहीं आ रहा। तो बेटा राज्यपाल का जो वीटो पावर होता है ना, मान लो मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का क्या होता है, सर्वोच्च अधिकारी होता है कि उसके नीचे ही मंत्री परिषद काम करता है। आपका विधान परिषद मान लो, विधानसभा मान लो, उसका जो मंत्रिमंडल होता है वो उसी मुख्यमंत्री के नीचे काम करता है। ठीक है। अब उस मुख्यमंत्री के ऊपर भी कौन है, राज्यपाल है। यानी राज्यपाल सासू, मुख्यमंत्री बहू। ठीक है। और जो नीचे वाले मंत्री हैं वो काम कर रहे हैं किसके लिए, बहू के लिए। ठीक है। अब बात ऐसी हुई कि मुख्यमंत्री तो चाहता है कि वो क्या हो जाए, पास हो जाए, है ना, लेकिन राज्यपाल क्या कर रहा है कि मैं मना करता हूं कि ऐसा नियम नहीं बनेगा, ऐसा नियम नहीं बनेगा। तो उस जगह जो आपने कानून काम में लिया, जो आपने शक्ति काम में ली, उस शक्ति को बोलते हैं वीटो पावर, है ना, उसको क्या बोलते हैं, वीटो पावर। मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं, राज्यपाल कैसे काम करता है। राज्यपाल ऐसे काम करता है कि एक क्या होता है कि एक सास बहू होती है और उनके घर कोई छाछ मांगने के लिए आता है। ठीक है। तो छाछ मांगने के लिए आता है तो सास होती नहीं है घर पे, तो बहू उसको क्या कर देती है, जो छाछ मांगने आई थी उसको मना कर देती है। तब वो वापस बर्तन खाली लेके वापस जा रही थी, तो रास्ते में उसकी सास मिलती है उसको। तो वो पूछती है कि भाई आज कहाँ, तो बोले आपके घर गई थी और बहू ने छाछ के लिए मना कर दिया। बोले अच्छा, बोले हाँ, बोले चल मेरे साथ। तो वो छाछ मांगने वाले थे, उन्होंने सोचा यार शायद हमारे साथ दोगलापंती हुई है यहाँ पे, है ना, ये तो कह रही है कि मैं डाल दूंगी और वो बहू ने मना कर दिया। बोले चल मेरे साथ, कैसे कैसे नहीं डालेगी। वो वापस गई उसके साथ के साथ साथ। तो बहू को बुलाया अंदर से, बोले इधर आ। बोले हाँ। बोले तूने मना किया था इसको छाछ के लिए। बोली जी।
बोले क्यों मना किया? बोले हमारी छाछ है ही नहीं। बोले तो उसके सामने, उस बहू के सामने उस सास ने उस छाछ मांगने वाली को बोला कि मैं मना करती हूँ कि छाछ नहीं है। अरे तो बोली तू पागल, मेरे को वहां से वापस क्यों लेके आई? बोली बहू का अधिकार नहीं है मना करने का, मेरा अधिकार है, मैं मना कर सकती हूँ, बहू मना नहीं कर सकती। तो वो बात है राज्यपाल के पास कि राज्यपाल कहता है कि मैं मना कर सकता हूँ, मुख्यमंत्री मना नहीं कर सकता, वीटो पावर मैं लगा सकता हूँ। ठीक है, तो वीटो पावर का मतलब यही होता है कि मना करना। ठीक है, जैसे ही बिल पास होने के लिए जाता है और राज्यपाल ने अगर मना कर दिया ना कि मैं साइन नहीं करूंगा, तो उसी शक्ति को बोलते हैं वीटो पावर। समझ गए मेरी बात को? हाँ, तो ये वीटो पावर, अब देखो राज्यपाल का जो वीटो होता है ना वो दो प्रकार का होता है, एक होता है निलंबनकारी और एक आत्यांतिक। क्या होता है? एक तो निलंबनकारी वीटो होता है, एक आत्यांतिक वीटो पावर होता है। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं, आप बस इतना याद रख लेंगे कि वीटो पावर दो प्रकार का होता है। वही बात, हमें राजनीतिज्ञ नहीं बनना है। पहला वीटो पावर होता है वो होता है निलंबनकारी। निलंबनकारी में इतना याद अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो कि राष्ट्रपति वो पुनर्विचार के लिए वापस विधेयक को क्या कर सकता है? भेज सकता है। और दूसरा होता है आत्यांतिक। आत्यांतिक का मतलब आप तो करना ही पड़ेगा साइन, आप तो या तो साफ साफ मना कर दो, ठीक है, या फिर हाँ, अब देखो अगर मैंने साफ साफ मना कर दिया तो मैंने आत्यांतिक वीटो लगाया। अगर मैंने साफ साफ मना कर दिया तो जितने भी गैर सरकारी जो क्या होते हैं विधेयक होते हैं ना, गैर सरकारी होते हैं, प्राइवेट वाले, प्राइवेट लिमिटेड वाले, गैर सरकारी, उन पे मैं डायरेक्ट वीटो लगा सकता हूँ। ठीक, निलंबनकारी वीटो क्या होता है? मान लो कि वही कानून बनाया जो सरकार के अंडर में सरकारी कामों के लिए अगर कोई बिल बनता है और वो बिल अगर राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल उसको सुधार के लिए वापस किसके पास भेजेगा? विधानसभा के पास भेजेगा, विधान परिषद के पास भेजेगा। अब अगर वो विधान परिषद उस टाइम पीरियड के अंदर उसमें या तो सुधार कर दे या फिर वैसा का वैसा वापस राज्यपाल के पास भेज दे, तो अब राज्यपाल फंस गया, अब राज्यपाल को साइन करने ही पड़ेंगे। तो राज्यपाल निलंबनकारी विटो के अंदर क्या होता है? एक सोने के पिंजरे में जकड़ा हुआ क्या होता है? पक्षी होता है। समझ गए? वो एक बार के लिए उसको रिजेक्ट कर सकता है बट उसको पास करना ही पड़ेगा, एंड में उसको क्या करना पड़ेगा। अब एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज आती है कि सर ऐसा कोई विधेयक है क्या जिसमें विटो नहीं लगता? बोले ऐसा कोई बिल है जिसमें विटो नहीं लगता? बिल्कुल है। एक आपने पढ़ा होगा, मैं नोट लगा के लिख लेता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, आगे भी आपकी आएगी। जो धन विधेयक होता है ना, वित्त विधेयक, बजट, ठीक है, वो बजट पास करता है राज्यपाल। कौन पारित करता है? खुद राज्यपाल पारित करता है। और जब राज्यपाल बजट बना देगा तब वो विधान परिषद में जाएगा। समझ गए? राज्यपाल मुख्यमंत्री को अपने पास बुलाएगा, वित्त मंत्री को, राज्यपाल मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री को अपने ऑफिस में बुलाएगा और बजट पे डिस्कस करेगा, और उस डिस्कस को करने के बाद में राज्यपाल खुद बजट बनाएगा और बजट बनाने के बाद में वो विधान परिषद में जाएगा। तो मेरे को बताओ, अगर राज्यपाल ने खुद बजट बनाया है, खुद धन विधेयक बनाया है, अगर खुद वो मनी बिल बना रहा है, तो क्या वो विटो लगा सकता है? उस पर नहीं लगा सकता। तो आप एक इंपॉर्टेंट बात याद रख लेना कि धन विधेयक पर राज्यपाल विटो नहीं लगा सकता। समझ गए मेरी बात को? यानी धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति से ही पारित होता है, राज्यपाल ही धन विधेयक को बनाता है, तो इस पे विटो पावर लगा ही नहीं सकता वो, इस पे विटो पावर वो लगा ही नहीं सकता क्योंकि राज्यपाल ने खुद ने बनाया। अरे आपकी मान है डाकण कौन बतावे? आपकी मान है डाकण कोई कौन बताओ? तो राज्यपाल अगर खुद विधेयक बना रहा है तो उस पे विटो क्यों लगाएगा वो? ठीक है, वही बात है। तो धन विधेयक पे विटो पावर नहीं लगता। यह इससे प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन सा विधेयक राज्यपाल द्वारा पारित होता है? तो धन विधेयक राज्यपाल द्वारा पारित होता है, विधि विधेयक है वो राज्यपाल द्वारा पारित होता है। समझ गए मेरी बात को? जब तक राज्यपाल अनुमति नहीं देगा तब तक बजट सभा विधानसभा में नहीं आएगा, तब तक विधानसभा में नहीं आएगा। ठीक है, लिखो फटाफट इसको।
अब ये जो मैंने आर्टिकल 200 में बताया कि राष्ट्रपति के लिए वो आरक्षित रख सकता है, इसको हमने एक आर्टिकल 201 और बना दिया है। तो आप इसको ये भी पूछ सकता है कई बार कि राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 201 में है, वो आप याद रख लेंगे, वरना अलग से बना लो, आप अलग से भी डाल सकते हो हेडिंग कि आर्टिकल 201 के अंदर लिखा हुआ है कि राज्यपाल स्वयं को समझने के लिए आरक्षित रख सकता है या फिर राष्ट्रपति के लिए वो किसी भी बिल को या विधेयक को क्या कर सकता है, आरक्षित कर सकता है। ठीक है, ये आर्टिकल 201 अलग से बना दिया गया है। तो वैसे आप 200 के अंदर भी याद रख लेंगे कि उसके पास 3 प्रकार के ऑप्शन होते हैं और उसी तीसरे ऑप्शन को उसने आर्टिकल 200 के अंदर 201 के अंदर छाप दिया, बस इतनी ही है। ठीक है, तो आप इसको अलग से भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि आर्टिकल 201 के अंदर लिखा है कि राष्ट्रपति के लिए किसी भी बिल को आरक्षित कर सकता है। ठीक है, लिखो फटाफट भाई, फटाफट लिखो। अब देखो, लिख लिया होगा। अब देखो बेटा, एक वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, अध्यादेश। आपने सुना होगा, बहुत परेशान करता है ये नाम, बहुत परेशान करता है। अध्यादेश क्या होता है? क्या होता है भाई अध्यादेश? क्या होता है अध्यादेश, बताओ। आपने किस स्कूल टाइम में एक चीज देखी होगी कि जब कोई मास्टर क्लास में नहीं आता है जब कोई मास्टर क्लास में नहीं आता है या अब्सेंट रहता है तो उसकी जगह क्लास में मॉनिटर हुआ करता था कि नहीं? अब उस मॉनिटर की उतनी चलती थी जितनी उतनी टीचर की चलती है। अब वो मॉनिटर लिमिटेड टाइम के लिए तो है भाई, वो मॉनिटर क्या है, लिमिटेड टाइम के लिए है, जब तक मास्टर नहीं आएगा तब तक के लिए है वो। तो वैसे ही अगर कोई कानून लिमिटेड टाइम के लिए टेम्परेरी फॉर्म में बनता है उसको ही बोलते हैं अध्यादेश। बस इतनी सी बात याद रख लो। आर्टिकल 213, आर्टिकल 213 क्या कहता है? आर्टिकल 213 कहता है कि राज्यपाल है ना, अगर विधानसभा का कोई सत्र नहीं चल रहा हो और विधानसभा का अगर कोई सत्र नहीं चल रहा हो और ऐसी इमरजेंसी आ जाए कि कोई कानून बनाना पड़े, ठीक है, और वो कानून अगर बनाना पड़े तो राष्ट्रपति आर्टिकल 213 के अनुसार अनुच्छेद 213 के तहत वो अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, तो अगर सत्र नहीं चल रहा हो, अगर सत्र नहीं चल रहा हो और कानून जरूरी हो, अगर सत्र नहीं चल रहा है और कानून बनाना जरूरी हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, और ये अध्यादेश है ना, कानून के समान प्रबल होता है। ठीक है, हाँ जी, अब ये अध्यादेश कितने दिन के लिए जारी होगा? अधिकतम। तो इसका जो समय होता है ना अध्यादेश का समय वो होता है 6 माह, अधिकतम 6 सप्ताह। 6 माह व 6 सप्ताह अधिकतम होता है। ये अध्यादेश 6 माह और 6 सप्ताह तक अधिकतम चल सकता है। अब देखो,
समझ में आने की बात यह है कि मान लो कोई कानून बनाना जरूरी पड़ गया, जैसे मान लो कि पंजाब सरकार है और पंजाब में बाढ़ आ रही है, ठीक है, और बाढ़ के दौरान कोई सत्तर नहीं चल रहा, अब वहां पे बाढ़ के नियमन के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए कोई ना कोई कानून बनाना पड़ेगा। अब वो कानून जब बनाना पड़ेगा तो ऐसे तो है नहीं कि मीटिंग लेंगे सारे, बाढ़ पहले से आ रही है, मीटिंग कहाँ होगा, कोई सत्तर ही नहीं चल रहा तो मीटिंग कहाँ से लेंगे राज्यपाल। तो अगर मीटिंग नहीं ले सकता तो वो एक टेम्परेरी कानून बना देगा वहां पे, और उस टेम्परेरी कानून को बोलते हैं अध्यादेश, और उस टेम्परेरी कानून का प्रभाव उतना होगा जितना रियल कानून का होता है, समझ गए। और वो टेम्परेरी कानून वो 6 माह और 6 सप्ताह के लिए क्या कर सकता है, प्रभावी रह सकता है, उसके बाद में उसको नया कानून बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि 6 महीने बाद में तो बैठक ले सकते हैं ना भाई, 6 महीने बाद में तो सत्र बुला ही सकते हैं, क्योंकि साल में 2 सत्र अनिवार्य है हर 6 महीने बाद। तो 6 महीने बाद में जब वो सत्र आएगा तो सब सत्र में सबसे पहले यही अध्यादेश क्या बनेगा, कानून बनेगा। समझ आई मेरी आर्टिकल 213 की कहानी? अरे आई बेटा काम, बस लिखो फटाफट। लिखो फटाफट। लिख लिया? अब राज्यपाल का हम लास्ट एंड फाइनल आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल 361। आर्टिकल 361 देखो, एक मिनट रुकना बेटा, आप लिखो, इतना कर देखते हैं। एक मिनट, देखो ये आर्टिकल 361 जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, ये आपको राष्ट्रपति में भी काम में आएगा। क्या काम में आएगा कि राष्ट्रपति हो या राज्यपाल, राष्ट्रपति हो या राज्यपाल, वो जब तक उस पोस्ट पे है, यानी जब तक राज्यपाल है, जब तक राष्ट्रपति की पोस्ट पे है वो, तब तक वो न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, न्यायालय उससे कोई जवाब नहीं मांग सकता भाई। आर्टिकल 361 ये कहता है, आर्टिकल 361 कह सकता कि तेरे जैसे 36 आए 36 गए, अपन तो अकेला ही राज करेगा। तो आप ऐसे याद रख ले, 36 आए 36 गए, अकेला ही राज कर रहा है। तो आर्टिकल 361 ये न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। तो ये क्या कहता है, पहला पॉइंट है कि राज्यपाल न्यायालय के प्रति उत्तरदायी। आप इससे क्या समझोगे आप, हाँ इस लाइन से क्या समझे आप बेटा? इस लाइन से आपको यह समझना है कि न्यायालय के प्रति उत्तरदायी न होने का मतलब यही है कि राज्यपाल कोर्ट के चक्कर नहीं काटेगा। साफ सीधी बात यही है भाई साहब, को जब तक न्यायालय उसके पद पे है ना राज्यपाल की, तब तक कितने कांड करे हो, उसको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो आर्टिकल 361 का पहला भाग तो ये कहता है कि न्यायालय के प्रति क्या नहीं होता, है उत्तरदायी नहीं होता। दूसरा आर्टिकल 361 का भाग क्या कहता है कि इसके प्रति कोई दंडात्मक या आपराधिक कार्रवाई नहीं हो सकती, इसको कोई दंड नहीं मिल सकता जब तक कि राज्यपाल या राष्ट्रपति है। दंडात्मक एवं आपराधिक कार्यवाही नहीं हो सकती, ठीक है। यानी कि राज्यपाल जब तक अपने पद पे है तब तक उस पे ना तो कोई दंड का काम लिख सकता, उसको दंड नहीं मिल सकता कोई भी, या फिर ना ही कोई उसके अपराध की जुर्म में उसको अंदर डाल सकता।
उसकी क्या नहीं हो सकती, किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कानून बनाने वाला यही है। तो तेरे जैसे 36 आए 36 गए, अपन तो अकेला ही राज करेगा। तो 361 क्या कहता है, 36 एक क्या कहता है, 36 361 एक कहता है कि राज्यपाल न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, कि अपने शेर आदमी है, ठीक है, न्यायालय वाले के चक्कर हम नहीं काटेंगे, कोर्ट वोर्ट के चक्कर हम नहीं काटेंगे। जब तक अपने पोस्ट पे ना तो मेरे को दंड मिलेगा, ना अपने को कोई आपराधिक कार्रवाई कर सकता, ना कोई हमारी गिरफ्तारी कर सकता, हम तो राजा हैं, ठीक है। तो ये बात कौन बोल रहा है? राज्यपाल बोल रहा है कि 36 आए 36 गए, शेर तो अकेला ही काफी है। समझ गए? आप ऐसे याद रख सकते हो उसको। तो ये आपके राज्यपाल की थोड़े इंपॉर्टेंट, यही लाइन मैं आपको राष्ट्रपति में बताऊंगा, क्योंकि राज्यपाल और राष्ट्रपति की दोनों की सेम शक्तियां हैं, ठीक है। तो ये सेम टू सेम लाइन आपको 361 के अंदर ही आगे राष्ट्रपति में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो राज्यपाल का जितना भी इंपॉर्टेंट मैटर था, आर्टिकल था, वो मैंने आपको लिखवा दिया।